नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 4 दिसंबर को जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी एनएसएस डॉक्यूमेंट जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या इम्प्लीकेशंस होने हैं, क्योंकि अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लेयर है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। और वो हर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ यूएस में एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसको हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट या एनएसएस डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सेकेंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट जारी किया गया है और ये डॉक्यूमेंट आउटलाइन कर रहा है कि आने वाले 3-4 साल में जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या क्या करने वाला है फॉरेन पॉलिसी के रिलेशन में। तो इस डॉक्यूमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है मिडल ईस्ट के लिए, यूरोप के लिए, एशिया के लिए, आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। और कैसे ये डॉक्यूमेंट चेंज हो गया पहले वाले डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन में। पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं इन डॉक्यूमेंट्स का और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हम सबको पता है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी। जॉर्ज कैनान उस टाइम पे जो अमेरिकन डिप्लोमेट थे मॉस्को में, उस टाइम पे उनकी ड्यूटी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के जस्ट बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे जॉर्ज कैनान ने एक स्ट्रेटजी बनाई थी एक अपने आर्टिकल में, जिसको आर्टिकल एक्स भी बोलते हैं, फॉरेन अफेयर्स जो एक फेमस मैगजीन है उसमें वो आर्टिकल छपा था। तो उस डॉक्यूमेंट में उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए। उस स्ट्रेटजी को बोलते थे कंटेनमेंट स्ट्रेटजी। अब कंटेनमेंट स्ट्रेटजी बेसिकली एक स्ट्रेटजी थी जिसके अंडर ये था कि ना ही हम डायरेक्टली वॉर में जाएंगे सोवियत यूनियन के साथ, जैसे हम नाजी हिटलर को हराया या फिर उससे पहले जो भी वॉर्स हुई हैं वो। तो एक डायरेक्ट, एक तो कन्फ्रंट्रेशन की स्ट्रेटजी होती है, दूसरी होती है कैपिचुलेशन की, कि भाई हम उनसे लड़ ही नहीं सकते तो सरेंडर करना ही बेटर ऑप्शन है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी को यूज़ करके बहुत ईजिली फ्रांस को जीत लिया था। तो ये दूसरी कैपिचुलेशन वाली स्ट्रेटजी होती है किसी कंट्री के पास। नॉर्मली हर कंट्री के पास ये दो ही ऑप्शंस होते हैं जब भी उनको किसी एक थ्रेट का सामना करना पड़ता है। या तो उनको वो कन्फ्रंट करे और कन्फ्रंट होगा तो वॉर होगी, या फिर कैपिचुलेट कर दे, या फिर मतलब सरेंडर कर दे अगली पावर के आगे। लेकिन जॉर्ज कैनान ने एक थर्ड अप्रोच की बात करी जिसको बोलते हैं कंटेनमेंट। तो कंटेनमेंट बेसिकली एक स्ट्रेटजी है जिसमें ये है कि आप अपने जो कोर एरियाज है, जो अमेरिका की इन्फ्लुएंस है जिस भी एरिया में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली, जहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पड़ता है, या फिर ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है। तो इन ये जो इसका ट्रेडिशनल स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका का, अमेरिका उसको डिफाइन करे, उसको प्रोटेक्ट करे, चाहे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वॉर में ही क्यों ना जाना पड़े सोवियत यूनियन के साथ। बाकी उन मेन इंपॉर्टेंट स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के एरिया को छोड़कर बाकी जो एरियाज है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में, वहाँ पर अमेरिका डायरेक्टली एंगेज ना होकर कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी को अपनाए। कंटेनमेंट बेसिकली ये है कि उनको फंसाए पहले किसी वॉर में और फिर वहां पर लोकल रेबल्स को सपोर्ट करके सोवियत यूनियन के सारे रिसोर्सेज को ड्रेन कर दे, जैसे 1980s में अफगानिस्तान में किया सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका ने। तो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी बेसिकली ये स्ट्रेटजी थी कि आप सोवियत यूनियन को कंटेन करें और उसकी वीकनेसेस के ऊपर अटैक करें, ना कि उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करें वॉर के अंदर। इसलिए इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को जो 1945 से लेकर 1991 तक चली, इसको कोल्ड वॉर बोलते हैं, क्योंकि इन अप्रोक्सीमेटली 50 ईयर्स के अंदर डायरेक्ट एंगेजमेंट कभी भी नहीं हुई अमेरिकन फोर्सेस और सोवियत फोर्सेस के बीच में। एक दूसरे को काउंटर करने के लिए लगे हुए, कभी क्यूबा में, कभी वियतनाम में, कभी अफगानिस्तान में। तो ये एक स्ट्रेटजी चलती रही पूरे कोल्ड वॉर के दौरान, जिसको कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी बोलते थे, और ये जॉर्ज कैनान ने बनाई थी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आया जिसने कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी को बदल के रख दिया, उसको बोलते हैं एनएससी 68। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये डॉक्यूमेंट था, क्योंकि हर कंट्री में एक काउंसिल होती है जिसको हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब इस काउंसिल के हेड जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ में उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी होगा, फॉरेन मिनिस्टर भी होगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होगा। सेम अमेरिका में है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है जिसको हेड करते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, वहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो कि डिफेंस मिनिस्टर होते हैं अमेरिका में। उसके अलावा ट्रेजरी सेक्रेटरी जो आगे अप्रोक्सीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी। तो मतलब मेन मेन जितने भी डिपार्टमेंट हैं यूएस गवर्नमेंट के अंदर, वो सारे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उस काउंसिल का मेन जो पर्पस होता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, वो प्रेसिडेंट को ब्रीफ करना और वॉर और इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को गाइड करना किसी भी डिसीजन मेकिंग में। तो एनएससी बहुत इंपॉर्टेंट एक काउंसिल है अमेरिका के अंदर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है। और इसका एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 68, तो उसको बोलते हैं एनएससी 68। ये ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आया था, अप्रोक्सीमेटली 1950-52 के बीच में। इस डॉक्यूमेंट ने ये कहा था कि अमेरिका को अब कंटेनमेंट और डिटांट, कंटेनमेंट जो कैनान ने स्ट्रेटजी बनाई थी, और डिटांट का मतलब उनके साथ रिलेशन इंप्रूव करना सोवियत यूनियन के साथ, इन दोनों को छोड़कर तीसरी अप्रोच पे आना पड़ेगा, वो है
कन्फ्रंटेशन वाली, कि मतलब कोल्ड वॉर को एनएससी 68 ने मिलिटराइज कर दिया। मिलिटराइज इस सेंस में कर दिया कि कैनान साहब चाहते थे कि वॉर की जगह इकोनॉमिक टूल्स का यूज करके या सॉफ्ट पावर का यूज करके सोवियत को काउंटर किया जाए ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन एनएससी 68 वॉर के ऊपर ज्यादा फोकस करता है और डिफेंस बिल्डअप पे ज्यादा फोकस करता है, आर्म्स रेस की बात करता है कि जिससे हम सोवियत यूनियन को कॉर्नर कर सके और सोवियत यूनियन वीक फील करे। इसलिए हमने देखा कि अमेरिका वियतनाम में इतनी साल लड़ता रहा और अमेरिका वहां जीत नहीं पाया, लेकिन अमेरिका ने अपने रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए और अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया वियतनाम वॉर के अंदर। तो ये एनएससी 68 का ही बाय प्रोडक्ट था वियतनाम वॉर। तो एनएससी 68 मतलब मैं एनएससी 68 की इसलिए बात कर रहा हूं, मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक डॉक्यूमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटेजी थी कैनान की, या पॉल नीट्जे जो सेक्रेटरी थे ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन में, सेक्रेटरी ऑफ नेवी शायद, वो इन दोनों की जो स्ट्रेटेजी थी, पॉल नीट्जे ने ही बनाया था। एनएससी 68 जो डॉक्यूमेंट था उसके वो ड्राफ्ट उन्होंने किया था ये डॉक्यूमेंट। तो एनएससी 68 और कंटेनमेंट ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे कोल्ड वॉर के, और इन डॉक्यूमेंट्स को ही सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ने, चाहे वो कैनेडी का हो, चाहे लंदन बी जॉनसन वाला हो, चाहे निक्सन हो, इवन रेगन एडमिनिस्ट्रेशन तक जहां कोल्ड वॉर आगे खत्म होगी, तो सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ने इन पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। इसलिए कोई भी एक डॉक्यूमेंट जाता है अमेरिकन सरकार के द्वारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम एनएसएस जो अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेडिकल है पास्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच के बारे में बात करता है जो पहले अमेरिका फॉलो करता रहा है। इसलिए आज हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अभी 4 दिसंबर को अपने सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारे को एक वो देता है, व्यू देता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन पॉलिसी कैसी रहने वाली है अगले 3-4 साल में। तो अब हम इनमें बात करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट में लिख रखा है। तो सबसे पहले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये एनएसएस है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट में 2 चीजों पे बड़ा फोकस किया गया है। एक तो ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन पहले टेन्योर के दौरान भी कह रहा था और अब अपने सेकंड टेन्योर में भी फिर से उस चीज को एम्फेसाइज कर रहा है, वो ये है कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी और अपने डिफेंस के लिए पे करना पड़ेगा। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन हो गया, अमेरिका ही गारंटर हो गया पूरे यूरोप का, स्पेशली वेस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी का। उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड कराना हो, आज जर्मनी को न्यूक्लियर वेपन की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जर्मनी को पता है इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका उनकी हेल्प के लिए आएगा ही आएगा। तो उनको न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की जरूरत है, वो न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करेंगे न्यूक्लियर वेपन बनाने की जगह। तो इन जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको एक आदत पड़ गई है कि अमेरिका उनके डिफेंस में आएगा, 9/11 वाली सिचुएशन हो या उससे पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे हो। तो अब ये चीज खत्म होती जा रही है, क्योंकि कई सालों पहले नेटो जो नॉर्थ अमेरिकन वो जो ट्रीटी है, नेटो ट्रीटी, उसके अंडर ये है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंडर ये है कि एक रूल बनाया गया था कि हर कंट्री को अप्रोक्सीमेटली अपने बजट का 2%, जो अपना जीडीपी है उसका 2% डिफेंस में लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज, स्पेशली जर्मनी जैसे पावरफुल कंट्री जो यूरोप के अंदर बहुत पावरफुल कंट्री है, उन्होंने भी अपनी इस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। इसलिए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने पहले टेन्योर के दौरान इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया और बहुत सारी कंट्रीज ने वो टारगेट फुलफिल करने के लिए अपने बजट में रिवाइज किया अपने प्लान्स को। अब सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन में भी ट्रम्प ने बड़ा ही क्लियर कर दिया कि नेटो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, नेटो को हम कितना बढ़ाएंगे और कितने कंट्रीज में ऐड करेंगे, कोई फायदा नहीं है उससे। यूक्रेन वाली जो वॉर चली हुई वो नेटो की वजह से चली हुई है, क्योंकि यूक्रेन को प्रॉमिस किया गया था कि आपको नेटो के अंदर शामिल करेंगे, जिससे रशिया को ये लगा कि वो अब हमारे ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में घुस रहा है नेटो, और ये हमारे लिए थ्रेट है। इसलिए पुतिन ने एग्रेशन किया और आज ये जो वॉर चली हुई है 2022 से, ये उसी का ही नतीजा है। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा क्लियर बोल दिया है कि नेटो अब अमेरिका का मेन फोकस नहीं है, और जो डिफेंस है उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज को पे करना पड़ेगा और यूरोपियन कंट्रीज को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, अपने सिक्योरिटी गारंटी खुद ही लेनी पड़ेगी, किसी दूसरे पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते। अब कोई ऑफशोर बैलेंसर नहीं होगा, जैसे नेपोलियन के टाइम पे ब्रिटेन ऑफशोर बैलेंसर का रोल प्ले किया और पूरे यूरोप को एक पावर के नीचे आने से रोका, वाटरलू में नेपोलियन को और आगे। सेम हिटलर के टाइम पे भी हिटलर का प्लान यही था पूरे यूरोप को डोमिनेट करने का, लेकिन उसमें ऑफशोर बैलेंसिंग का रोल प्ले किया अमेरिका और यूके जैसी कंट्रियों ने। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी सोवियत के जो डिजाइन्स थे वो पूरे यूरोप के कब्जा करने के थे, लेकिन उन डिजाइन्स को फुलफिल नहीं होने दिया अमेरिका ने, क्योंकि वो ऑफशोर बैलेंसर वाला रोल अमेरिका प्ले करता रहा। लेकिन अमेरिका अब थक चुका है, अमेरिका इतना पैसा लगा चुका है, और ट्रम्प की जो अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटेजी है वो बड़ी ट्रांजैक्शनल है, कि मतलब हमारा फायदा होगा तभी हम घुसेंगे। अब हम कोई डेमोक्रेटिक और शेयर्ड वैल्यूज के चक्कर में अपना पैसा खराब नहीं करने वाले डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वो थक गए हैं ये चीज कर करके। तो उनका बहुत पैसा बर्बाद हो गया और चाइना बहुत आगे निकल गया इस रेस में।
इसलिए सबसे पहला वेकअप कॉल ट्रम्प यूरोप के लिए ये है। ट्रम्प के जो नया डॉक्यूमेंट आया एनएसएस, उसके अंदर ये है कि आपको अपना डिफेंस खुद ही देखना पड़ेगा, आप अमेरिका आपकी हेल्प के लिए नहीं आने वाला है। दूसरा ये है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्टली अटैक किया है ईयू एज इंस्टीट्यूशन के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि ईयू जो यूरोपियन यूनियन है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी वैल्यू सारी कंट्रीज के ऊपर थोपना चाहती हैं जो भी ईयू के मेंबर्स हैं, चाहे वो कॉमन करेंसी का मामला हो, चाहे कॉमन वीजा का मामला हो, या फिर और भी अलग अलग कल्चरल वैल्यूज हैं, उन सबको कॉमन थोपना चाहते हैं सारी कंट्रीज के ऊपर। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा से पॉलिसी रही है कि जो फार राइट पार्टीज हैं, क्योंकि ट्रम्प भी एक फार राइट लीडर है, तो जितनी भी फार राइट पार्टीज हैं, चाहे वो ब्रिटेन में हो निहाल फराज की, या फिर मरीन लेपेन की फ्रांस में हो, या फिर अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेसी जो जर्मनी के अंदर है, या विक्टर ओरबन हंगरी में हो, तो ये सारे जितने भी फार राइट लीडर्स हैं और ये जो पार्टीज हैं, इनको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फर्स्ट टेन्योर में भी सपोर्ट किया और अभी भी किया। इसलिए हमने देखा था जोर बोल्सोनारो जो फार राइट लीडर थे ब्राजील के अंदर, उनको कन्विक्ट कर दिया था अभी थोड़े दिनों पहले ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर ही सैंक्शंस लगा दिए और कहा कि आप अब अमेरिका में नहीं आ सकते हो, या आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सबको सीज करेंगे हम। तो मतलब एक प्रेशर की टैक्टिक है कि फार राइट को प्रमोट करना और फार राइट की जो वैल्यूज हैं एंटी इमिग्रेशन, उनको प्रमोट करना। क्योंकि ट्रम्प का भी जो चुनाव जीतने का मेन वो था, प्लैंक था, वो ये एंटी इमिग्रेशन वाली पॉलिसीज थी। वो ये कह रहे थे कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया इमिग्रेशन को रोकने में, और कंट्री की जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं वो खत्म हो रही हैं, इस्लामिक लोग ज़्यादा आ रहे हैं अमेरिका के अंदर। सेम वो यूरोप में कह रहे हैं फार राइट पार्टीज। तो इन दोनों अमेरिकन फार राइट पार्टीज और यूरोपियन फार राइट पार्टीज में एक ही ट्रांस अटलांटिक अलायंस हो रखा है। और जो ट्रेडिशनल पार्टीज है जो डोमिनेट करती हैं यूरोप की पॉलिटिक्स, चाहे वो एंगला मार्केल की पार्टी हो, या फिर मैक्रोन वाली पार्टी हो फ्रांस में, या फिर डेविड कैमरून या लेबर पार्टी हो ब्रिटेन में, ये सारी पार्टीज ट्रेडिशनल जो पार्टीज है, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी हैं जो यूके में, ये हमेशा ही फार राइट पॉलिटिक्स के अगेंस्ट रही हैं। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा बोलना कि भाई ये इमिग्रेशन थ्रेट है क्रिश्चियन आइडेंटिटी के ऊपर जो यूरोप की है, और ये इमिग्रेशन जो पॉलिसीज है ईयू की, वो बड़ी डेडली हैं और बहुत गलत है यूरोप की डेमोग्राफी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि ट्रम्प ने एक तरह से वॉर छेड़ दी है ईयू के अगेंस्ट, और ईयू में जो ब्यूरोक्रेट्स और जो पावरफुल पॉलिटिशियंस बैठते हैं उन स्लोबी के खिलाफ, कि आपको हम पावर में नहीं रहने देंगे और हम फार राइट पार्टीज को पावर में लाके दिखाएंगे, चाहे वो बर्लिन हो, चाहे वो पेरिस हो, या फिर लंदन हो। तो इनकी ये जो पॉलिसीज हैं, इससे यूरोप काफी डरा हुआ है, और यूरोप के अंदर एक वो फीलिंग है कि हम ट्रम्प पे बिलीव नहीं कर सकते, ना ही रशिया के मामले में कि वो हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, ना ही हम फार राइट पार्टीज के मामले में, क्योंकि ट्रम्प फार राइट पार्टीज को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन ट्रेडिशनल पार्टीज को खतरा लग रहा है कि वो उनको रिप्लेस करके कहीं फार राइट पार्टीज डोमिनेट ना करने लग जाए यूरोपियन पॉलिटिक्स को। तो यूरोप के लिए जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी का ये जो नया डॉक्यूमेंट आया है, ये बड़ा ही लूज लूज वाला सिचुएशन है, और यूरोप के लिए एक वेकअप कॉल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूरोप को अब अपना खुद ही देखना पड़ेगा। ट्रम्प साहब आने वाले 2-3 साल में यूरोप के ऊपर प्रेशर और बिल्ड करने वाले हैं। और एक चीज़ और है अभी जो रिसेंट में हुई है, वो ये है यूक्रेन वाली जो वॉर चली हुई है, ट्रम्प साहब इसको भी खत्म करना चाहते हैं। उनको नोबेल प्राइज़ चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने इंडिया पाकिस्तान वाली भी खत्म कर दी, गाजा में भी उन्होंने पीस कराने की कोशिश की, क्योंकि नेतन्याहू वहाँ होने नहीं देंगे, वो भी फार राइट लीडर ही हैं। सेम यूरोप के अंदर भी यही सिचुएशन है। यूरोप के अंदर अब वो यूक्रेन को प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप रशियन टर्म्स के ऊपर सरेंडर कर दो, और जो टेरिटरी रशिया ने अभी तक गेन करी है वो रशिया को हैंड ओवर कर दो, ताकि यूरोप में एक पीस हो सके, और हम जो इतना पैसा लगा रहे हैं यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए वो हमारे को ना लगाना पड़े। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब हम नेटो में नहीं डालेंगे, जो पहले जिसकी वजह से वॉर हुई थी। तो कुल मिला के बात ये है कि यूरोप के लिए वेकअप कॉल, अब यूक्रेन को भी उन्हें बचाना है, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करने वाला नहीं है। और यूक्रेन अगर सर्वाइव करेगा तो यूरोपियन मनी और यूरोपियन आर्म्स के दम पे सब सर्वाइव करेगा, लेकिन वो आते मुझे नहीं दिख रहे हैं, कि यूरोप इतना डिसऑर्गेनाइज्ड और इतना वीक हो चुका है कि यूरोप को आदत ही नहीं है अब लड़ने की, वो भूल चुका है लड़ना। अब वो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला में इतने साल रह लिया है कि अब उसकी खुद की आइडेंटिटी उसको पहचान में नहीं आ रही है। जैसे सोक्रेट्स वाला था ना, कि वो एलेगरी ऑफ केव वाला जो स्टोरी है, कि भाई एक आदमी हमेशा ही केव में रहा, तो उसको केव से बाहर जब किसी ने निकाला तो उसने बिलीव करने से मना कर दिया कि बाहर की दुनिया असली दुनिया है। उसके हिसाब से जो केव में रह रहा है हजारों सालों से, वही ओरिजिनल दुनिया है। तो ये एलेगरी ऑफ केव वाली स्टोरी यूरोप पे सही बैठती है कि यूरोप को आदत ही खत्म हो गई है अपने आप को डिफेंड करने की। तो यूरोप को आदत डालनी होगी अपने आप को डिफेंड करने की, वरना वो मार्जिनल प्लेयर हो जाएगा ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा, ट्रम्प की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है उसमें एक नई चीज आई है, वो है न्यू मोनरो डॉक्ट्रिन। अब मोनरो डॉक्ट्रिन के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, 1823 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जेम्स मोनरो, वो एक डॉक्ट्रिन लेके आए थे जिसको मोनरो डॉक्ट्रिन बोलते हैं। अब इस मोनरो डॉक्ट्रिन का मेन पर्पस ये था कि लैटिन अमेरिका में उस टाइम पे, जो इसको साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, जिसके अंदर मेजर कंट्री जैसे अर्जेंटीना हो गया, ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया,
पाब्लो एस्कोबार वाली, उसके अलावा वेनेजुएला हो गया, ये चिले हो गया, क्यूबा हो गया, ये लैटिन अमेरिका में मेन कंट्रीज। इवन मैक्सिको भी लैटिन अमेरिका में आता है, क्योंकि मैक्सिको के ऊपर भी एक टाइम पे स्पेन का रूल था। लैटिन अमेरिका इसलिए बोलते हैं कि स्पेनिश और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो लैटिन अमेरिका पहले कॉलोनीज जो ये कंट्रीज थी, ये कॉलोनीज थी स्पेन और पोर्चुगल जैसे कंट्री होगी, लेकिन 1820s में बहुत सारी कॉलोनीज ने रेबेलियन कर दिया अगेंस्ट स्पेनिश रूल और अपने आप की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। उसमें मेजर एक कंट्री था मैक्सिको भी। तो 1821 में जो इंडिपेंडेंस गेन कर गया स्पेनिश रूल से, तो उस टाइम पे ये जो यूरोपियन पावर्स थी फिर से कब्जा करना चाहती थी लैटिन अमेरिका पे, क्योंकि लैटिन अमेरिका एक बहुत मेजर सोर्स था इन कंट्रीज के लिए सिल्वर के मामले में, और जो भी रॉ मटेरियल चाहिए था जैसे शुगर होगी या कॉटन होगी, तो ये लैटिन अमेरिका से बहुत आता था, जिनसे उनकी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाई यूरोपियन कंट्रीज की। तो उस टाइम पे अमेरिका नया नया इंडिपेंडेंस हुआ था, अमेरिका भी, वो भी पहले कॉलोनी था इंग्लैंड की। तो उन लोगों ने उस टाइम पे प्रेसिडेंट ने ये कहा कि ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रही है, इसमें कोई भी अगर स्पेनिश या कोई भी यूरोपियन कंट्रीज इंटरफेयर करेगी तो हम उसके अगेंस्ट वॉर कर देंगे। उनका बेसिकली कहने का मतलब ये था मोनरो का उस डॉक्ट्रिन के थ्रू कि ये जो पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है जिसमें साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका दोनों आते हैं, ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, यहाँ किसी की भी फॉरेन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होगी। जैसे यूक्रेन के मामले में रशिया कहता है कि रशिया को बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि वो उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इंडिया को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि पाकिस्तान कभी किसी और का प्रोक्सी बने, या फिर बांग्लादेश किसी और का प्रोक्सी बने, या श्रीलंका, क्योंकि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया में। सेम मोनरो डॉक्ट्रिन ये कहती है कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर कॉलोनियल पावर का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। सेम अब ये न्यू मोनरो डॉक्ट्रिन लेके आए ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब को लाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि लैटिन अमेरिका अभी फार राइट और फार लेफ्ट पार्टीज में डिवाइडेड हो रखा है। जैसे ब्राजील में देखेंगे तो वहां पर अभी जो प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा, वो लेफ्टिस्ट आदमी है, तो उनको ट्रम्प साहब बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। और अर्जेंटीना में जो अभी जेवर मिली जो प्रेसिडेंट है, जिनको अभी थोड़े दिनों पहले एक बेल आउट पैकेज भी अनाउंस किया था ट्रम्प साहब ने। वैसे ट्रम्प साहब किसी को पैसा नहीं देते हैं फ्री में एड के नाम पे, लेकिन जेवियर मिली को दिया अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट को, क्योंकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस चली हुई है अर्जेंटीना में, क्योंकि वो फार राइट लीडर है, उनके आइडियोलॉजी से मैच करते हैं, जैसे जैर बोल्सोनारो पहले ब्राजील में होते थे लूला से पहले। तो ये जो लैटिन अमेरिका में अब क्लैश हो रखी है फार लेफ्ट और फार राइट पार्टीज में, इस फार लेफ्ट और फार राइट पार्टीज की क्लैश में अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिका उनकी इन्फ्लुएंस में रहे, और चाइना जैसे कंट्रीज ने जिन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया पिछले ईयर्स में, ब्राजील में, कोलंबिया में, इवन वेनेजुएला में, तो वो अपना इन्फ्लुएंस इन कंट्री से बाहर कर दे और अमेरिका ही सोल गारंटर रहे पूरे लैटिन अमेरिका की सिक्योरिटी का। और वो नहीं चाहता कि वो बाहर वाली पावर आके यहाँ पर आगे बेस बनाए, क्योंकि क्यूबा में लड़ाई क्यों हुई 1960s में कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि क्यूबा भी लैटिन अमेरिका में ही आता है और अमेरिका अपना इसको ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है। तो जब सोवियत ने फिदेल कास्त्रो को न्यूक्लियर वेपन और बाकी मिलिट्री एड प्रोवाइड करी, तो अमेरिका में अलार्म बेल्स बज गए उस टाइम पे डीसी में, क्योंकि उनको लगा कि अगर क्यूबा में ही अगर न्यूक्लियर आ गया अमेरिका के बिल्कुल नेबर में, अमेरिका के बिल्कुल घर में अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स प्लेस कर दोगे सोवियत वाले, तो हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट होगा। इसलिए उन्होंने उसके काउंटर में टर्की में न्यूक्लियर वेपन प्लेस कर दिए थे। सेम सिचुएशन अभी वेनेजुएला में हो रखी है। ट्रम्प साहब चाहते हैं वेनेजुएला में निकोलस मडूरो को भगाना, क्योंकि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उन्होंने पूरी कोशिश की। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्होंने लोकल पॉलिटिशियंस को प्रोप किया, उनको पैसा दिया ताकि वो एक रेवोल्यूशन कर सके वेनेजुएला में और इस निकोलस मडूरो फैमिली और उनके रूल को भगा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। अभी दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री का यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ब्लॉकेड अप्लाई कर दिया है पूरे वेनेजुएला के इंटरनेशनल वोटर्स में, उनके आसपास के जो भी टेरिटोरियल वोटर्स हैं वहाँ पर अब कोई भी शिप ट्रेड नहीं कर पाएगी। साथ में उनके ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, नए सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया निकोलस मडूरो की पार्टी को। तो कहने का मतलब ये ट्रम्प अब पूरा जोर लगा रहे हैं वेनेजुएला में रिजीम चेंज करने के लिए। वैसे तो वो रिजीम चेंज के अगेंस्ट है, लेकिन उनको ये मानना है कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर हम कोई भी न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। और वेनेजुएला अब सबसे बड़ी न्यूसेंस हो गया कि वेनेजुएला को प्रोप करने वाले जो लोग हैं उसमें मेजर चाइना, क्यूबा और रशिया जैसे कंट्रीज हैं, और ईरान, ये कंट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं हेल्प निकोलस मडूरो को। तो मडूरो अगर पावर में रहता है तो अमेरिका की नाक का सवाल है। और अमेरिका का जो ट्रेडिशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसको मोनरो डॉक्ट्रिन के थ्रू अमेरिका ने 1823 में एक्सप्लेन किया था, उस इन्फ्लुएंस के अंदर एक और नई पावर खड़ी हो रही है जो अमेरिका बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी रिसेंट में चाइना ने भी एक ऑफर दिया था, ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल ऑफर दिया था कि आप हमारे को ताइवान दे दो और हम वेनेजुएला छोड़ देंगे, क्योंकि वो आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये हमारा है। तो आप समझ रहे हो ना डायरेक्शन कहाँ जा रही है फॉरेन पॉलिसी की, इतनी ट्रांजैक्शनल हो गई है फॉरेन पॉलिसी की। अब यहाँ तक की बातें होने लगी है कि आप ताइवान छोड़ दोगे तो वेनेजुएला छोड़ देंगे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि ताइवान चाइना के हाथ में है, क्योंकि
चाइना को काउंटर करने के लिए ताइवान एक बहुत अच्छा बेस है अमेरिकन फोर्सेस के लिए। इन केस ऑफ वॉर ताइवान बहुत काम आएगा, ताइवान, जापान, फिलीपीन जैसी कंट्री। तो चाइना चाहता है कि ताइवान हमारे हाथ में है और जापान को हम वीक कर दें, जिससे हमारे लिए कोई थ्रेट ना हो पैसिफिक में, नियर पैसिफिक में, जो चाइना के पास वाला पैसिफिक है, और ताकि हम अपनी प्रोजेक्ट को फार पैसिफिक में अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर सके फार रीजन्स में पैसिफिक के, जो अमेरिका के पास लगते हैं। तो ये सिचुएशन है। ये नई जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है उसमें क्लियर है कि न्यू मोनरो डॉक्ट्रिन को लॉन्च कर दिया है उन्होंने, और चाइना को वो भगाना चाहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर से बाहर, और कह रहे हैं कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, आप यहाँ पर अलाउड नहीं हो। तीसरा मेन चीज जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के इस नए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट में आई है वो ये है कि नॉन इंटरफेरेंस इन अदर कंट्रीज इंटरनल मैटर्स। पहले अमेरिका जाना जाता था दूसरी कंट्रियों के मामलों में पैर अड़ाने के लिए। देखा है ना हमने 2003 में इराक में जैसे सद्दाम को भगाया, सद्दाम को तो भगा दिया, लेकिन अमेरिका फेल हो गया, और जो उनका प्रिटेक्स्ट था कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स हैं सद्दाम के पास या वो अलकायदा को सपोर्ट कर रहा है, वैसा कुछ नहीं मिला। अल्टीमेटली वो उल्टा पड़ गया, ईरान की इन्फ्लुएंस बढ़ गई इराक के अंदर, और पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया, जो आज तक डिस्टेबलाइज है। तो अमेरिका की जो रिजीम चेंज वाली आदत थी, इसको ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दिया अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के अंदर, और उन्होंने बड़ा साफ कह दिया है कि हम किसी भी कंट्री की इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन था, बुश एडमिनिस्ट्रेशन 2000 के टाइम पे, उनकी एक जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी थी उसके अंदर एक डॉक्ट्रिन थी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, कि न्यूक्लियर हम मतलब हम पहले स्ट्राइक कर देंगे तब वो हमारे ऊपर थ्रेट बने उससे पहले ही। तो ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला या फिर रिजीम चेंज वाला जो टाइम था वो अब जा चुका है। और जो पहले वाले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के जो डॉक्यूमेंट्स होते थे जो बोलते थे डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, ट्रम्प को कोई प्यार नहीं है डेमोक्रेसी से। ट्रम्प को सिर्फ अपने अमेरिका फर्स्ट से मतलब है, अपनी कंट्री से मतलब, जो अपनी कंट्री में ही पीसफुली पावर ट्रांसफर ना की हो जिस बंदे ने, वो आप उससे उससे कहाँ उम्मीद कर सकते हो कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगा। और डेमोक्रेसी प्रमोट करने के नाम पे भी अमेरिका ने कुछ अच्छा किया नहीं, बुराई किया पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। तो ये सही डिसीजन उनका कि नॉन इंटरफेरेंस नहीं करेंगे हम किसी की भी कंट्री के मामलों में, और हम डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करेंगे। लेकिन ये वेकअप कॉल है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली सऊदी, कतार, यूएई या फिर टर्की जैसे कंट्री, या इवन इजराइल, ये कंट्रीज मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं अमेरिका की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऊपर। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का नॉन इंटरफेरेंस ये कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब है कि हम मिडिल ईस्ट में भी अब ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनकी ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे एक पॉलिसी बनाई थी ओबामा साहब ने, पिवोट टू एशिया। वो पॉलिसी ये थी कि हमने बहुत टाइम बर्बाद कर लिया मिडिल ईस्ट की वॉरों में, जिन वॉर्स का हमारे को कोई फायदा नहीं हुआ। हमने इराक में इतना पैसा लगाया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, हजारों हमारे सोल्जर्स मारे गए, क्या मिला इराक में? कुछ नहीं मिला। इराक आज उतना डिस्टेबलाइज है जितना सद्दाम हुसैन के टाइम नहीं था। और दूसरा, ईरान की इन्फ्लुएंस बढ़ गई। क्या मिला अमेरिका को इराक में जाके? कुछ नहीं मिला ना। अफगानिस्तान में क्या मिला? एंड में भागना पड़ा अपने हथियार छोड़ के भी, तालिबान फिर से आ गया काबुल में पावर में। तो ये जो सारी सिचुएशन है, उसके बाद ट्रम्प साहब और उस टाइम पे ओबामा साहब ने ये कहा था कि हम अब अपना रिसोर्स ज़्यादा यहाँ फोकस नहीं करेंगे और हम लगाएंगे चाइना की टुवर्ड्स फोकस और पैसिफिक वाले इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जिसको उन्होंने बोला था पिवोट टू एशिया। वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई। उसका मेन रीजन ये था कि जैसे ये डॉक्यूमेंट और ये नई स्ट्रेटेजी आई पिवोट टू एशिया जो ओबामा साहब लेके आए थे, उसी टाइम पे अरब स्प्रिंग होगी, तो सीरिया के अंदर सिविल वॉर होगी, लीबिया के अंदर गद्दाफी को भगा दिया गया, तो फिर से मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया और अमेरिकन को आईएसएस राइज हो गया। उसको काउंटर करने के लिए अपने ट्रूप्स को फिर से इराक और सीरिया जैसी कंट्रीज में भेजना पड़ा। तो अमेरिका चाह के भी इस स्ट्रेटजी में कामयाब नहीं हो पाया पिवोट टू एशिया। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब पहली बार पावर में आए तो उनका फोकस यही था, पिवोट टू एशिया ही, और उन्होंने आते ही चाइना को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया और मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। लेकिन मिडिल ईस्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा, और ये गाजा वॉर जो अभी रिसेंट में 2-3 साल से चली हुई है, इसके बाद अमेरिका के और ज़्यादा रिसोर्सेज मिडिल ईस्ट में लग गए, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट पे ज़्यादा फोकस हो गया, चाइना पे अमेरिका इतना फोकस नहीं कर पाया। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अब बड़ा ही क्लियर है कि अब हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे मिडिल ईस्ट पे, और ये जो गाजा पीस हमने कराई है, इसमें अगर नेतन्याहू इसको खराब करने की कोशिश करेगा तो हम उसको भी देख लेंगे और उसका भी इलाज कर देंगे। तो ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एक अप्रोच है मिडिल ईस्ट को लेकर कि अब हम ज़्यादा यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं नहीं। ईरान वीक हो चुका है, इजराइल में नेतन्याहू है जो पावर से हटना नहीं चाहता, और नेतन्याहू न्यूसेंस ही है मिडिल ईस्ट में, जब तक रहेगा तब तक अमेरिका के लिए बहुत बड़ी न्यूसेंस है, क्योंकि वो अमेरिका के प्लान को कभी पूरा नहीं होने देगा। अमेरिका का जो पिवोट टू एशिया है वो नेतन्याहू के रहते हुए कभी नहीं हो सकता है। तो ये अमेरिका के तीसरा मेन जो अभी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी आई है अमेरिका के ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, उसमें तीसरी मेन चीज़ है ये नॉन इंटरफेरेंस, और ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा सिग्नल है। यूरोप के लिए वेकअप कॉल मैंने आपको पहले बता दिया हो गई है। मिडिल ईस्ट में हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपना ज़्यादा रिसोर्स ध्यान लगाना नहीं चाहता है, और मोनरो डॉक्ट्रिन के थ्रू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कहना चाह रहा है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे जो हमारे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आके हमारे ही नाक को छेड़े
और वेनेजुएला उनकी नाक का सवाल हो गया है अब, इसलिए वो वेनेजुएला को निकोलस मडूरो को हटाने के लिए सारी कोशिश करेंगे अगले 2-3 सालों में, आप देखना। तो ये सारी चीज़ें अब नए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट से क्लियर होती जा रही है। अब चौथी चीज़ है जो उनका मेन पॉइंट है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाला। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बेसिकली मैंने आपको बता दिया ना कि मेजर पावर्स अपने आसपास के एरिया को अपना मानती हैं कि यहाँ किसी के इंटरफेरेंस अलाउड नहीं करेंगे। रशिया के लिए वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यूक्रेन है, जॉर्जिया है। इंडिया के लिए वो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका है। चाइना के लिए वो ताइवान, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में इंडिया के लिए भी है। तो ये मतलब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंट्रीज अपना समझते हैं। मंगोलिया है। वैसे ही अमेरिका की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लैटिन अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में मेजरली है। तो वैसे ही अब इस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया को बांटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक नई टर्म दी, उसको बोलते हैं वो कोर 5। अब कोर 5 के अंदर पहले नंबर पे है यूएस, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है रशिया, चौथे नंबर पे इंडिया और पांचवें नंबर पे है जापान। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो G7 का कॉन्सेप्ट है, जो मेजर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। G20 का भी आउटडेटेड होगी, उसमें 20 कंट्रीज हैं, तो डिसीजन मेकिंग ईजी नहीं होता, कंसेंसस पे आना। और यूएन तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से है ही नहीं, कि यूएन को वो कभी मानते नहीं, उन्होंने उसके लिए फंडिंग भी बंद कर दी है, चाहे WHO, चाहे यूएन की अदर मेन बॉडीज हो। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मल्टीकल्चरलिज्म और मल्टीलेटरलिज्म में ज़्यादा बिलीव करते नहीं है। तो मल्टीलेटरलिज्म में ना बिलीव करके उन्होंने एक डॉक्ट्रिन निकाली है जिसको वो बोल रहे हैं कोर 5। उसके अंदर ये है कि ये 5 मेजर कंट्रीज है और इनसे ही नेगोशिएट करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया के ऑर्डर को डिफाइन करने वाले ये 5 कंट्रीज हैं। क्योंकि चाइना बहुत तेजी से राइज हुआ पिछले 20-30 साल में और हर चीज़ में कैचअप कर लिया उसने अमेरिका को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मामले में, इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, हर चीज़ में चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। रशिया को वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में लाना चाहता है। वो चाहता है कि रशिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो जाए, क्योंकि आपको एक बात याद होगी, इस कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन, चाइना इकट्ठे थे एक टाइम पे। बाद में अमेरिका ने और निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई। वो स्ट्रेटेजी थी कि कैसे चाइना को रशिया, सोवियत यूनियन से दूर किया जाए। उसलिए किसिंजर और निक्सन चाइना में भी गए और चाइना के साथ रिश्ते भी नॉर्मलाइज किए 1972 में। और उसके बाद चाइना कैसे रशिया के अगेंस्ट हो गया, ये आप सब ने देखा कोल्ड वॉर के टाइम पे, और बाद में रिलेशन उनके अच्छे रहे नहीं है। अब फिर से यूक्रेन वॉर और पिछले कुछ सालों में रशिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है चाइना के ऊपर, और अब चाइना मेजर थ्रेट है, जैसे उस टाइम पे रशिया मेजर थ्रेट था जिसको हम सोवियत यूनियन बोलते थे। तो अब वो रिवर्स किसिंजर करना चाहते हैं। रिवर्स किसिंजर एक फॉरेन पॉलिसी में टर्म है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि रशिया को अपने क्लोज कर लो, जैसे हमने चाइना को कर लिया था कोल्ड वॉर में, ताकि रशिया और चाइना दोनों लड़ते रहें और यूएस को बहुत इजीली बैलेंस करने में आसानी हो एशिया के अंदर। इंडिया को वो क्यों प्रोप अप कर रहे हैं? क्यों? हमने देखा पहला बुश एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा बुश एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद ओबामा, उसके बाद बाइडन, इवन ट्रम्प का पहला टेन्योर, हमने क्यों देखा कि इंडिया को इतना स्पेशल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोल रहे थे अमेरिका वाले? क्योंकि उसका रीजन ये है कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जब भी आप चाइना को बात करोगे, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए एक ही पावर है पूरे एशिया में जो चाइना को काउंटर कर सकती है, वो इंडिया है। चाहे इंडिया इकोनॉमिकली आज चाइना की तरह इतना अमीर ना हो, या इतना एडवांस ना हो, इतना AI चिप्स ना बना पाता हो, आर्म्स रेस में ना हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पिछड़ गया हो चाइना और अदर कंट्रीज़ के मामले में, या सोलर रेस में आगे ना हो, लेकिन इंडिया फिर भी एक बहुत बड़ी डेमोग्राफी है, बहुत पावरफुल मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है, और एक बहुत बड़ा लैंड है इंडिया के पास। नीचे ऊपर हिमालयज है और नीचे पूरा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहेगा साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और चाइना के लिए। और इंडिया ही एक बैलेंसर है जो मिडिल ईस्ट और इस पूरे एरिया में, साउथ ईस्ट एशिया वाले एरिया में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सकता है और उसको उसके साथ compete कर सकता है। तो इसलिए अमेरिका ने इतना पैसा लगाया इंडिया के ऊपर, इंडिया की ग्रोथ के ऊपर, और इंडिया पे इतना फोकस किया, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया दुश्मन था, क्योंकि हम सोवियत के क्लोज थे और पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज था अमेरिका के। लेकिन अभी रिसेंट ईयर में हम उनके लिए थ्रेट सोवियत यूनियन या रशिया नहीं है, चाइना है, इसलिए उन्होंने इंडिया पे इन्वेस्ट किया। इसलिए इंडिया को वो कोर 5 में भी डाल रहे हैं। सेम वो स्ट्रेटेजी अपना रहे रशिया के साथ, रिवर्स किसिंजर करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि एक और यूक्रेन वाली सेटलमेंट हो जाए पुतिन के साथ, क्योंकि पुतिन भी एंड द एंड चाइना से खुश नहीं है। सारा उसका जितना भी एनर्जी है वो सारा चाइना ही इंपोर्ट कर रहा है, पूरा डिपेंडेंट है वो चाइना के ऊपर। अगर चाइना उनकी एनर्जी को इंपोर्ट ना करे तो वो वॉर, अपनी वॉर मशीन को फंड कैसे करेंगे? तो उनको ही पता है कि चाइना के डिज़ाइन अच्छे नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि चाइना हमेशा ही अपने आप को बढ़ाना चाहता है, किसी को अपने बराबर नहीं बैठने देना चाहता यूएस की तरह। इसलिए रशिया की मजबूरी है अभी चाइना के साथ रहना। लेकिन अगर यूएस और रशिया के रिश्ते इंप्रूव होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये रिवर्स किसिंजर वाला फॉर्मूला सक्सेसफुल हो सकता है और चाइना और रशिया के बीच में एक वेज ड्रॉ किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है और ये वॉर में भी कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि इंडिया और रशिया अगर दोनों चाइना के एनिमीज हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत ईजी है एशियन चेस बोर्ड के ऊपर खेलना और चाइना को काउंटर करना। इसलिए इंडिया और रशिया जैसी कंट्री
को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, और जापान को भी इसके अंदर डाला है। तो ये जो 5 कंट्रीज हैं, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ये कोर 5 ही पूरी दुनिया के मेजर फैसलों को लेंगी। अब हम G7 में बैठ के ग्लोबल फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि G7 में अमेरिका को छोड़कर ऐसी कोई, अमेरिका और जापान को छोड़कर ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आने वाले टाइम में। यानी उनके हिसाब से जर्मनी, फ्रांस, यूके अब उनका कोई ज़्यादा मेजर रोल रहने वाला नहीं है फ्यूचर में आने वाले टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में, जैसे उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद किया था या उससे पहले कर रहे थे। अब मेजर प्लेयर्स ये 5 हैं, और इसमें मिडिल ईस्ट का भी कोई रोल रहने वाला है नहीं, और ये 5 प्लेयर अगर मिल के बैठ के कोई फैसला कर लेंगे, और इससे भी बड़ा वो G2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी रिसेंट मीटिंग भी हुई थी, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि कैसे साउथ कोरिया की जो एपेक समिट के दौरान बुसान के अंदर जो मीटिंग हुई थी ट्रंप की और चाइना की, उससे एक सिग्नल चला गया कि ये दोनों पावर्स अब बराबर हैं। उनके पास चिप्स है अमेरिकन के पास, जिससे वो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। तो चाइना के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स है जो उसमें उनकी मास्टरी है, उससे वो अमेरिका को दर्द पहुंचा सकते हैं, और उनको कोल्ड वॉर के अंदर एक ऐसा पंच मार सकते हैं कि अमेरिका को भी खून आ जाए। तो अमेरिका के लिए अब बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए अमेरिका G2 भी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कोर 5 वाला आइडिया भी अभी इससे निकल के आया है। तो अब फाइनली जो मैंने आज बताया आपको, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो डॉक्यूमेंट आया है ट्रंप साहब का, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया वेकअप कॉल है यूरोप के लिए। मिडिल ईस्ट में अब कह दिया हम इंटरफेयर नहीं करेंगे उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, और ना हमको डेमोक्रेसी प्रमोट करने वाले हैं। उसके अलावा न्यू मोनरो डॉक्ट्रिन वेनेजुएला के लिए एक थ्रेट है कि भाई आने वाले टाइम में वेनेजुएला ही बचा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो हमारे को आग दिखा रहा है, और इसको अगर हम हटा देंगे तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहेगा और चाइना को आउट कर देंगे यहाँ से। चौथा ये कोर 5 वाला जो आइडिया है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अब फाइनली इंडिया के लिए इस डॉक्यूमेंट में क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के लिए अच्छा ये है कि एक तो इंडिया की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है अमेरिका साउथ एशिया में, स्पेशली कि साउथ एशिया का अनडिस्प्यूटेड डॉन इंडिया ही है, इंडिया का ही स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, और किसी कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। यानी जो पिछले टाइम में पाकिस्तान पाकिस्तान का गीत गा रहे थे कि पाकिस्तान ज़्यादा क्लोज हो गया अमेरिका के, वो ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना कुछ है नहीं देने के लिए कि अमेरिका उसको बाय करे। और अमेरिका पाकिस्तान को बस एक न्यूसेंस के लिए ही रखना चाहता है, जो पहले भी रखता था। उससे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई रोल रहना नहीं है अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी सर्कल्स के अंदर। तो ये इंडिया के लिए अच्छा है कि इंडिया की स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को रिकॉग्नाइज कर दिया। इंडिया के लिए बैड क्या है? बैड यही है कि इंडिया अपने आप पे डिपेंडेंट रहेगा, जो पहले भी था आज भी है। क्योंकि हमने गलवान में देखा, हमने डोकलाम में देखा, कहाँ कोई सपोर्ट में आया हमारी, खुद ही लड़ा ना इंडिया। इंडिया कभी भी किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता, क्योंकि इंडिया कोई पसंद नहीं करता। अल्टीमेट रियलिटी यही है, क्योंकि इंडिया इतना पावरफुल कंट्री है, इतना बड़ा कंट्री है, इतना मल्टीकल्चरल डेमोक्रेसी है कि इंडिया अगर पावरफुल होगा तो सबको दर्द होगा इससे, पूरी दुनिया की कोई भी प्लेयर हो, चाहे वो पुतिन ही क्यों ना हो, क्योंकि रशिया हमारा ओल्ड वेदर फ्रेंड माना जाता है, लेकिन वो भी यही चाहता है कि इंडिया को बैलेंस ही रखा जाए। चाइना तो हमारी ग्रोथ को देख के कभी खुश है ही नहीं, क्योंकि चाइना को हमेशा लगता है कि वो अमेरिका इंडिया को यूज़ करेगा हमारे को काउंटर करने के लिए एशियन चेस बोर्ड पे। तो इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है कि अब कोई ऐसी ग्लोबल प्लेयर नहीं है जो दुनिया में पीस को मेंटेन करने की गारंटी रख सके, जो अमेरिका पहले होता था। और अब अमेरिका उस रोल से विड्रॉ हो चुका। अब अमेरिका बस अपने हेमिस्फीयर, अपने एरिया तक ही फोकस्ड है। वहाँ मैं वॉर करूँगा अगर मेरे को लगेगा कोई फॉरेन पावर इन्फ्लुएंशियल हो रही है या पावरफुल हो रही है, जैसे वेनेजुएला में वो तैयार हो गया। लेकिन वो अब मिडिल ईस्ट में जाके किसी की इंडिपेंडेंस या डेमोक्रेसी के लिए नहीं लड़ेगा। वो अब एशिया में आगे किसी को नहीं बचाएगा। ताइवान के लिए भी ये सिग्नल है कि कोई गारंटी नहीं है अमेरिका उनकी हेल्प के लिए आएगा, या फिलीपींस के लिए या जापान के लिए। इसलिए इंडिया को अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है, और इंडिया को अपने एजेंडाज, अपने गोल्स को ध्यान में रख के अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, जो अभी तक रख ही रहा है इंडिया। तो इंडिया के लिए डॉक्यूमेंट ओवरऑल अच्छा ही है, क्योंकि इंडिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इसने रिकॉग्नाइज किया है। और आने वाले टाइम में अगर हमारी ट्रेड डील हो जाती है अमेरिका के साथ, तो फिर से रिश्ते नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और इंडो पैसिफिक में हमारे दोनों एक दूसरे की ज़रूरत भी है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है इंडो पैसिफिक में काउंटर करने के लिए चाइना को। तो इंडिया की इससे बढ़ने वाली है, लेकिन इससे को हमारे को सही यूज़ करना है, और जो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हैं उनको सही फ़ायदा उठाना है, ताकि हम आने वाले टाइम पे ट्रूली एक ग्लोबल प्लेयर बन पाए। और वो हम तभी बन पाएंगे जब हमारी डिपेंडेंस है फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, स्पेशली आर्म्स के मामले में। जेट इंजन हम नहीं बना पा रहे हैं, चिप्स के मामले में AI चिप तो छोड़ दो, नॉर्मल चिप भी नहीं अच्छी है, हम नहीं बना पा रहे हैं, जबकि हमारे इंजीनियर्स और इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट हमारी कंट्री में। क्योंकि हमारा मेन मेमोरी या नॉलेज बैंक है, वो सारा का सारा कोई फॉरेन कंट्रीज़ खरीद ले जाती है, और हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट का इतना मेजर इनिशिएटिव रहता नहीं है इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए। तो इंडिया अगर इन जेट इंजन्स, AI और इन रेस पे और EV वाली रेस पे थोड़ा फोकस कर ले, और थोड़ा इसमें अगर आगे निकल जाए, क्योंकि अभी वो अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। ये दो मेजर इकोनॉमीज़ में जो क्लैश चली हुई, क्योंकि दोनों को इंडिया क्लोज करना है। तो इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से ले सकता है, और AI चिप
का डिज़ाइन और एआई चिप्स और डेटा सेंटर अमेरिकन कंपनीज की हेल्प से खोल सकता है अपनी कंट्री में, जो कि इंडिया ग्रोथ के लिए आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की आने वाली 3-4 सालों को बड़ा ही क्लियर दिखा रही हैं, और देखते हैं आने वाले 3-4 साल में क्या होता है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ये डॉक्यूमेंट को कितना इंप्लीमेंट कर पाते हैं ग्राउंड पे। तब तक के लिए थैंक यू।